हेलो गाइस, नमस्कार। मैं पोखरराम बामणिया आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की इस क्लास के अंदर, आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में या अनुलेखन। देखिए, इससे पहले हमने रेप्लिकेशन के बारे में बात की, सेंट्रल डोगमा सिद्धांत के बारे में बात कर रहे थे और जीव विज्ञान का ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने इससे पहले रेप्लिकेशन के बारे में बात की। रेप्लिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और उसके बाद में ये जो ट्रांसक्रिप्शन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट बिंदु है एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए, अनुलेखन का मतलब हो जाएगा डीएनए से आरएनए का निर्माण। डीएनए से आरएनए का निर्माण, डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है, उसको रेप्लिकेशन कहा जाता है। इसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया। अब डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए बनेगा, या हम ये कहेंगे कि अनुवांशिक सूचनाओं का जो प्रवाह है वो डीएनए से एमआरएनए की ओर होता है, या डीएनए से एमआरएनए की ओर अनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो देखिए, इसमें डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है और आरएनए के अंदर आरएनए कौन सा? सामान्यतः एमआरएनए बनता है। ये जो एमआरएनए होते हैं, तो ये आरएनए होते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। हम इसके बाद में डिस्कस करने वाले हैं आरएनए के प्रकार। तो डीएनए से जो आरएनए का निर्माण होगा इसको ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहा जाता है। शॉर्ट में परिभाषा की बात करते हैं तो डीएनए से आनुवांशिक सूचनाओं का एमआरएनए में स्थानांतरण क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो बिंदु है, छोटे जो प्रश्न बन रहे हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से यदि हम बात करें तो कुछ जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे और इससे आगे वाले जो क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल छोटे वाले प्रश्न होंगे। कुछ जैसे अति लघुत्तरात्मक है, लघुत्तरात्मक है, ऐसे प्रश्न काफी सारे आएंगे। इसलिए ये जो छोटी परिभाषा है ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। सबसे पहले अनुलेखन क्या है? डीएनए से आरएनए का निर्माण। थोड़ी बड़ी परिभाषा बताएं तो डीएनए से आनुवांशिक सूचनाओं का एमआरएनए में स्थानांतरण अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब देखिए, जब डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होगा तो पूरा का पूरा जो डीएनए है वो एमआरएनए में चेंज नहीं होगा, या पूरे के पूरे डीएनए से एमआरएनए का निर्माण नहीं होगा। एक हमने कल बात की थी कि रेप्लिकेशन जो होता है, जो प्रतिकृति है, वो पूरा स्थल से वो प्रारंभ होती है। उसी तरह से हम यहां बात करते हैं कि डीएनए जो है, या डीएनए का वह भाग, डीएनए का वह खंड जो अनुलेखन की प्रक्रिया में भाग लेता है, जो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है इसमें भाग लेता है, या अनुलेखन के द्वारा एमआरएनए का निर्माण करता है, उसको हम अनुलेखन इकाई कहते हैं। या हम ये कहें कि अनुलेखन की क्रिया में भाग लेने वाले जो जीन है, उन सब जीनों का जो ग्रुप है, उनका जो समूह है, उसको कुल मिलाकर क्या कहते हैं? अनुलेखन इकाई या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहा जाता है। तो डीएनए का वह भाग जो अनुलेखन के प्रोसेस में भाग लेता है या एमआरएनए निर्माण का कार्य करता है, उसको अनुलेखन इकाई कहा जाता है। ऐसे हम कह सकते हैं ये जीनों का क्या होता है? समूह होता है। तो अनुलेखन इकाई के तीन भाग होते हैं। उन्नायक जिसको प्रोमोटर कहा जाता है, संरचनात्मक जीन जिसको स्ट्रक्चरल जीन कहा जाता है, समापक या टर्मिनेटर। अब नाम से स्पष्ट है, उन्नायक या प्रोमोटर, यहां से अनुलेखन का प्रोसेस है वो प्रारंभ होगा। संरचनात्मक जीन ये कई प्रकार की हो सकती है, आगे बात करेंगे। तो संरचनात्मक जीन इसके द्वारा है वो क्या होगा? जो एमआरएनए का निर्माण होगा, जो आरएनए का निर्माण होगा, उसका कार्य किया जाएगा। और समापक का काम क्या रहेगा? अनुलेखन की प्रोसेस को समाप्त करना। तो इस तरह से यदि छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाए अनुलेखन इकाई क्या है, तो अनुलेखन इकाई क्या होगी? डीएनए के वे खंड जो आरएनए निर्माण में काम करते हैं या आरएनए निर्माण में हेल्प करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अनुलेखन इकाई। कितने भाग हो जाएंगे? उन्नायक, संरचनात्मक जीन और समापक। अनुलेखन इकाई की बात करें तो देखिए, ये डीएनए का एक अणु है या डीएनए के दो सूत्र है। एक ये 3' से 5' और दूसरा रज्जुक है वो 5' से 3'। तो डीएनए के दो जो रज्जुक है, डीएनए के जो दो सूत्र है, उनके ऊपर यदि हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि उन्नायक, समापक और संरचनात्मक जीन, इनकी व्यवस्था कैसे होती है या अनुलेखन इकाई की व्यवस्था है वो किस तरह से होती है। तो देखिए, इसमें ये जो जीनों का समूह है, तीन
उन्नायक, समापक और संरचनात्मक जीन, ये तीनों ही है वो 5' से 3' वाला जो रज्जुक होता है उसके ऊपर पाए जाते हैं। अब ये 5' से 3' वाला जो रज्जुक होता है इसको कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड। किसको कहेंगे? जो 5' से 3' वाला जो स्ट्रैंड है इसको कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाएगा। और इसके विपरीत या दूसरे वाला जो 3' से 5' है इसको टेम्पलेट रज्जुक कहा जाता है। अब देखो टेम्पलेट रज्जुक क्यों कहेंगे? क्योंकि टेम्पलेट रज्जुक इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर डीएनए के ऊपर जो आरएनए का निर्माण है वो 5' से 3' इस दिशा में होता है। अब 5' से 3' दिशा में होगा तो ये जो टेम्पलेट रज्जुक है इसके पूरक आरएनए का निर्माण होगा, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? टेम्पलेट रज्जुक। अब टेम्पलेट रज्जुक के ऊपर जो नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, ये जो नाइट्रोजन क्षार यहां पर मिलेंगे उसके पूरक नाइट्रोजन क्षार किसमें मिलेंगे? आरएनए में मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर यदि नाइट्रोजन क्षार है, अब इसके ऊपर जो नाइट्रोजन क्षार है तो वो यदि इस डीएनए से आरएनए का निर्माण हो तो ये जो रज्जुक है 5' से 3' या कह दिया कोडिंग रज्जुक, कोडिंग स्ट्रैंड, इसके ऊपर जो नाइट्रोजन क्षार है बिल्कुल वैसे के वैसे होंगे। क्योंकि ये डीएनए है तो यहाँ थायमिन होगा और बनने वाला सूत्र आरएनए है तो वहां थायमिन के स्थान में क्या होगा? यूरेसिल होगा। इतना ही अंतर होगा। अब इसमें उन्नायक, संरचनात्मक जीन और समापक, इनकी व्यवस्था किस तरह से होगी? तो देखिए जो कोडिंग स्ट्रैंड है जिसको हम कूट लेखन रज्जुक कहते हैं, इसका जो 5' वाला सिरा है इधर तो उन्नायक पाया जाता है और इसका जो 3' वाला सिरा है इधर समापक पाया जाता है। समापक मतलब टर्मिनेटर, टर्मिनेटर यहां पाया जाता है, प्रमोटर है वो 5' सिरे की ओर पाया जाता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो उन्नायक वाला भाग है अनुलेखन यहां पर तो स्टार्ट होगा और अनुलेखन यहां पर समाप्त होगा। अब अनुलेखन यहां पर स्टार्ट होगा तो इसके लिए यहां पर जो फैक्टर पाया जाता है, जो यहां पर कारक पाया जाता है उसको हम आरंभक कारक कहते हैं। यहां पर एक अनुलेखन को समाप्त करने के लिए समापक कारक पाया जाता है, तो यहां पर समापन कारक पाया जाता है, यहां पर आरंभक कारक पाया जाता है। तो इस तरह से डीएनए का वह सूत्र जो एमआरए निर्माण में भाग लेता है उसको अनुलेखन इकाई कहा जाता है और ये आपके सामने अनुलेखन इकाई की इस तरह से व्यवस्था होती है। टेम्पलेट रज्जु के ऊपर जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं उसके पूरक नाइट्रोजन क्षार वाला एमआरएनए बनता है। यदि एग्जाम के अंदर दे दिया कि 3' से 5' जो सिरा है डीएनए का उसके ऊपर ये नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं तो बनने वाले आरएनए में नाइट्रोजन क्षार कौन से होंगे? तो बिल्कुल आपको उनके पूरक नाइट्रोजन क्षार लिखने हैं। उसके पूरक नाइट्रोजन क्षार क्यों लिखने हैं? क्योंकि आपको 3' से 5' सिरा दे दिया, मतलब कौन सा रज्जुक दिया आपको? टेम्पलेट रज्जुक। आपको टेम्पलेट रज्जुक दिया है, या तो ये लिख दे 3' से 5' सिरा या टेम्पलेट रज्जुक लिख दे तो आपको उसके पूरक नाइट्रोजन क्षार वाला आरएनए बनाना है। और यदि आपको दे दिया 5' से 3' वाला सिरा या आपको दे दिया कोडिंग स्ट्रैंड, कूट लेखन रज्जुक यदि आपको दिया जाता है तो बनने वाला जो आरएनए होता है उसमें नाइट्रोजन क्षार बिल्कुल सेम आएंगे, केवल थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होगा। इतना ही अंतर होगा। और ऐसा 1% बोर्ड एग्जाम के अंदर जरूर आता है कि टेम्पलेट रज्जुक दिया गया है, इसके ऊपर ये नाइट्रोजन क्षार है, बनने वाले आरएनए में नाइट्रोजन क्षार बताइए, या इससे आरएनए किस प्रकार का बनेगा या कैसा बनेगा आप बनाइए। तो ऐसा प्रश्न बन सकता है। अब देखिए जब हमने रेप्लिकेशन की बात की थी तो हमने ये कहा था डीएनए के ऊपर डीएनए का जो निर्माण है वो 5' से 3' की ओर होता है। यहां पर अनुलेखन के प्रोसेस के अंदर जो आरएनए बनेगा उसकी दिशा भी यही रहेगी, 5' से 3'। तो जो आरएनए बनेगा वो 5' से 3' की ओर बनेगा।
तो फिर कौन से रज्जु का पूरक होगा? एक ऐसे रज्जु का पूरक होगा जो 3 डैश से 5 डैश होगा, और 3 डैश से जो 5 डैश होता है उसको क्या कहा जाता है? टेम्पलेट रज्जु को कहा जाता है, या टेम्पलेट को हम सांचा भी कहते हैं। तो सांचे वाला जो रज्जु है उसको यह कहा जाएगा। एक छोटी सी परिभाषा है जिसको समपार या सिस्ट्रॉन कहा जाता है, कभी कभार पूछी जा सकती है। तो देखिए, डीएनए का वह खंड जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करता है, मतलब डीएनए का वह भाग, डीएनए का वह खंड जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करता है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का मतलब है प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है, उस खंड को सिस्ट्रॉन या समपार कहा जाता है। अब देखिए, ये जो अनुलेखन का प्रोसेस है, यदि हम प्रोकैरियोटिक जीवों में बात करें, प्रोकैरियोटिक जीवों के अंदर बात करते हैं, तो यह प्रोसेस कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि वहां पर केंद्रक जो होता है वो स्पष्ट नहीं होता या सुसंगठित नहीं होता, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन है या जो अनुलेखन का प्रोसेस है वो किसमें होता है? कोशिका द्रव्य के अंदर होता है। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर यह चीज भी समझनी चाहिए कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर ये प्रोसेस कहां पर होता है। तो यदि आप इसने कह दिया कि कोशिका द्रव्य में होता है, तो यूकैरियोटिक के अंदर ये जो प्रोसेस होता है वो किसमें होता है? केंद्रक के अंदर होता है। तो देखो, कोशिका विभाजन, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन के दौरान जो इंटरफेज होती है या जो अंतरावस्था होती है, उसमें जो G1 और G2 ये जो दो प्रावस्थाएं पाई जाती है, इसमें अनुलेखन का प्रोसेस होता है। मतलब G1 और G2, G1 का मतलब है वृद्धि प्रावस्था फर्स्ट और G2 का मतलब है वृद्धि प्रावस्था सेकंड। इनके अंदर किसका निर्माण होगा? इसके अंदर आरएनए का निर्माण होता है। इन दोनों के बीच में पाई जाती है एस प्रावस्था, जिसको संश्लेषण प्रावस्था कहा जाता है। उसके अंदर क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है। उसके अंदर क्या होता है? डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक जो जीव है उनमें अनुलेखन की क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर अनुलेखन की क्रिया है वो केंद्रक के अंदर होती है। तो प्यारे बच्चों, हमें ये सब चीजें कंठस्थ करने की जरूरत है, याद रखने की जरूरत है। कहीं पर भी ऐसी बात आती है तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक इन दोनों में मतलब तुलनात्मक रूप से आपको पढ़ने की जरूरत है। तुलनात्मक रूप से पढ़ोगे तो आपको यह चीज है वो अच्छे से याद हो जाएगी। अब देखो, यहां पर एक ये भी पूछा जा सकता है कि टेम्पलेट रज्जु और कोडिंग रज्जु या कूट लेखन रज्जु में क्या अंतर है। तो क्या अंतर है? पहला तो आप क्या कहेंगे? कोडिंग स्टैंड या कूट लेखन जो रज्जुक है, इसके ऊपर ये पाए जाते हैं, अनुलेखन इकाई इसके ऊपर पाई जाती है, या उन्नायक रचनात्मक जीन और समापक जीन है वो कोडिंग स्टैंड के ऊपर पाए जाते हैं, इनके ऊपर नहीं पाए जाते। दूसरा अंतर क्या होगा? कोडिंग स्टैंड डीएनए का कौन सा सूत्र है? 5 डैश से 3 डैश। टेम्पलेट रज्जु कौन सा है? 3 डैश से 5 डैश। और अंतर की बात करते हैं तो टेम्पलेट रज्जु है वो क्या करेगा? आरएनए का निर्माण करेगा, जबकि इसके द्वारा आरएनए का निर्माण नहीं किया जाता है। तो यदि इस तरह से पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं, आपको याद रखना है। अब यदि आपको उन्नायक और समापक इनके बारे में पूछा जाए तो भी आप लिख सकते हैं। उन्नायक कोडिंग स्टैंड के 5 डैश की ओर होता है, जबकि समापक कोडिंग स्टैंड के 3 डैश की ओर होता है। दूसरा क्या होगा? उन्नायक से अनुलेखन स्टार्ट होगा, जबकि यहाँ पर अनुलेखन समाप्त होगा। यहाँ पर अनुलेखन को स्टार्ट करने के लिए कौन सा कारक पाया जाता है? यहाँ पर अनुलेखन को स्टार्ट करने के लिए आरंभक कारक पाया जाता है, जबकि यहाँ पर कौन सा कारक पाया जाता है? समापक कारक पाया जाता है। यहाँ पर समापक कारक पाया जाता है, जबकि यहाँ पर क्या पाया जाता है? यहाँ पर आरंभक कारक पाया जाता है। अब यदि
इस कारक की बात करते हैं, यहाँ पर जो आरंभक कारक होता है इसको क्या कहा जाता है, सिग्मा कहा जाता है, जबकि यहाँ पर जो समापक कारक होता है इसको क्या कहते हैं, रो कहा जाता है। इस तरह से इन दोनों के अंदर अंतर भी पूछा जा सकता है, इन दोनों के अंदर अंतर भी पूछा जा सकता है, और रेप्लिकेशन और अनुलेखन के अंदर अंतर भी पूछा जा सकता है, या फिर ये पूछा जा सकता है। आपको हर समय अलर्ट रहने की जरूरत है प्यारे बच्चों। यदि हम हर समय अलर्ट रहते हैं तो हम जिंदगी के अंदर किसी भी प्रकार की समस्या हमारे सामने आती है तो हम उससे हंसते हंसते निपट लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने हर चीज समझी है। यहाँ बोर्ड के ऊपर जितना लिखा है ऐसा नहीं, हमने जितना समझाया है उतना आपने समझ लिया। उससे अलावा मतलब इससे रिलेटेड प्रश्न कहां तक पूछे जा सकते हैं वहां तक हमने कंप्लीट इसको पढ़ लिया, तो हमारे सामने किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अनुलेखन की क्रिया के दौरान उसमें पाए जाने वाले घटक, सबसे पहले बात करते हैं डीएनए टेम्पलेट। डीएनए क्या, जो दो रज्जुक है, दो रज्जुक में से जो 3' से 5' दिशा वाला रज्जुक है उसको टेम्पलेट रज्जुक कहा जाता है, या इसको डीएनए टेम्पलेट कहते हैं। डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अनुलेखन का जो प्रोसेस होता है इसके अंदर इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है। प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं, यदि प्रोकैरियोटिक जीवों की बात करें तो प्रोकैरियोटिक जीवों के अंदर एक आरएनए पॉलीमरेज होता है जो सभी प्रकार के आरएनए का निर्माण करता है। सभी का मतलब सामान्यतः आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर एक जो जीन है या एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम तीनों प्रकार के आरएनए का निर्माण करता है। मतलब एक आरएनए पॉलीमरेज एक से अधिक आरएनए का निर्माण करता है, इसलिए इसे पॉलीसिस्टोनिक जीन कहा जाता है। तो जो प्रोकैरियोटिक है उन जीवों के अंदर पॉलीसिस्टोनिक जीन पाया जाता है। ऐसे याद रख सकते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक है, ये पी है तो ये पी है, इस तरह से याद रह जाएगा। जबकि हालांकि आपको समझने की जरूरत है, ऐसे इस तरह से जोड़ के याद रखने से कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखना है प्रोकैरियोटिक जीवों के अंदर एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सभी प्रकार के आरएनए का निर्माण करता है, तो एक जीन के द्वारा एक से अधिक आरएनए का निर्माण किया जाता है, इसलिए इसको पॉलीसिस्टोनिक कहा जाता है। जबकि यूकैरियोटिक में तीनों प्रकार के जो आरएनए होते हैं, यूकैरियोटिक जीवों के अंदर आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के आरएनए का निर्माण करना है तो 3 प्रकार के जीन पाए जाते हैं या 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाए जाते हैं, इसलिए इसे मोनोसिस्टोनिक कहा जाता है। तो मोनोसिस्टोनिक किसमें, मोनोसिस्टोनिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर। तो देखो 3 प्रकार के आरएनए होते हैं, एक ये आरआरएनए, ये एमआरएनए और ये टीआरएनए। तो इस तरह से एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। तो आरआरएनए का निर्माण करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, एमआरएनए निर्माण करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और टीआरएनए का निर्माण करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। इन एंजाइम को काम में लिया जाता है या ये एंजाइम क्या करेंगे, इन आरएनए का निर्माण करेंगे। इसको मोनोसिस्टोनिक कहा जाता है। मोनो का मतलब एक, यहां पर एक का मतलब क्या है, एक जीन या एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक आरएनए का निर्माण करता है। इस तरह से आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, वो इस एक आरएनए का निर्माण करेगा। यह आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है, इस एक आरएनए का निर्माण करता है, इसलिए इसको मोनोसिस्टोनिक जीन कहा जाता है। अब ये किसमें पाया जाएगा, ये यूकैरियोटिक के अंदर पाया जाता है। तो इस तरह से हमने डीएनए टेम्पलेट और डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज के बारे में बात की। सक्रियक अग्रदूत की बात करते हैं तो केंद्रक या कोशिका द्रव्य जो भी है उसमें राइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट पाए जाते हैं। ये राइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट फॉस्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में किससे क्रिया करेंगे, एटीपी से क्रिया करेंगे और एटीपी से क्रिया करने के बाद में ये सक्रिय राइबोन्यूक्लियोटाइड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। मतलब ये सक्रिय हो जाते हैं, जिससे अनुलेखन का जब प्रोसेस शुरू होगा तब ये सक्रिय अणु होते हैं और आकर तुरंत जुड़ जाते हैं।
नेक्स्ट जो फोर्थ है वो है द्विसंयोजी मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन है वो इसमें हेल्प करता है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो घटक है वो अनुलेखन के दौरान उसमें वो काम आते हैं या पाए जाते हैं। अब यह यदि हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो अलग अलग जीवों में अनुलेखन की बात करते हैं तो दोनों के अंदर जो प्रोसेस है काफी सिमिलर भी होता है और थोड़ा बहुत भिन्न भी पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों के अंदर जो अनुलेखन का प्रोसेस है वो भिन्न भिन्न होता है, लेकिन इसके चरण 3 होते हैं। जो अनुलेखन का प्रोसेस है वो 3 चरणों में संपन्न होता है। नंबर 1 देखो प्रारंभन, इसमें यह प्रोसेस है वो प्रारंभ होता है, इसको इनिशिएशन कहा जाता है। दूसरा दीर्घीकरण इलोंगेशन, अब इसमें जो डीएनए का सूत्र है उससे एमआरएनए का निर्माण होगा या एमआरएनए की श्रृंखला बढ़ेगी। और नंबर 3 है समापन टर्मिनेशन, यहां पर आकर अनुलेखन की क्रिया है वो समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से अनुलेखन की जो प्रोसेस है वो 3 चरणों में संपन्न होती है, प्रारंभन, दीर्घीकरण और समापन। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक जीवों के अंदर अनुलेखन। प्रोकैरियोटिक जीवों का मतलब बैक्टीरिया या जीवाणु के अंदर है वो अनुलेखन का प्रोसेस किस तरह से होता है। तो हमने अभी बात की जो अनुलेखन का प्रोसेस है उसमें 3 चरण होते हैं, प्रारंभक, दीर्घीकरण और समापक। तो इस तरह से ये 3 जो प्रोसेस है इसमें पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक के अंदर जो अनुलेखन का प्रोसेस होता है उससे यह थोड़ा भिन्न होता है। तो देखिए सबसे पहला जो स्टेप है वो है प्रारंभन या इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब यहाँ पर अनुलेखन की शुरुआत होती है। तो अनुलेखन की शुरुआत कब होगी? अनुलेखन की शुरुआत एक जो अनुलेखन की इकाई है, अनुलेखन की इकाई में जो उन्नायक वाला भाग है, जो प्रमोटर वाला भाग है, इस भाग से क्या जुड़ता है? इस भाग से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ेगा और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से जो प्रारंभक कारक होता है सिग्मा फैक्टर है वो जुड़ता है। जैसे ही यह जुड़ेगा अनुलेखन का प्रोसेस है वो प्रारंभ हो जाता है। तो देखिए इस तरह से ये एक डीएनए का सूत्र है, डीएनए के रज्जुक है, ये 3' से 5', ये 5' से 3'। यहाँ पर ये 3' से जो 5' है ये टेम्पलेट रज्जुक है और दूसरा जो 5' से 3' है ये कोडिंग स्टैंड होता है। यहाँ पर 3' से 5' जो टेम्पलेट रज्जुक होता है उसके ऊपर किसका निर्माण होता है? उसके ऊपर आरएनए का निर्माण होता है और इस भाग से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम विद सिग्मा फैक्टर यहाँ पर जुड़ता है। जुड़ने से अनुलेखन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। उसके बाद में ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस 3' से 5' वाले सूत्र के ऊपर आगे खिसकता है। जब ये आगे खिसकेगा तो बीच में आ जाएगा संरचनात्मक जीन और ये संरचनात्मक जीन जो बीच में यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पाया जाता है। तो इससे क्या होगा? आरएनए के सूत्र की लंबाई बढ़ेगी या इसका निर्माण होगा और अंत में यहाँ पर पाया जाता है समापक। तो इस तरह से ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है इस 3' से 5' के सूत्र के ऊपर आगे खिसकता हुआ सरकता हुआ जब समापक वाले भाग पर पहुंचेगा तो अनुलेखन की क्रिया है वो समाप्त हो जाएगी। इस तरह से देखो ये उन्नायक यहाँ पर क्रिया प्रारंभ हो गई और यहाँ पर ये जो बीच वाला भाग है जो संरचनात्मक जीन कहते हैं यहाँ तक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पहुंचा है। तो देखिए पीछे 5' से 3' दिशा में किसका निर्माण हो रहा है? आरएनए का निर्माण हो रहा है। तो आरएनए का निर्माण हमेशा 5' से 3' दिशा के अंदर होता है। इस तरह से ये जो अनुलेखन का प्रोसेस है वो प्रारंभ होता है। प्रारंभन के बाद में आता है दीर्घीकरण या इलोंगेशन। अब इसमें क्या होगा? जैसे अनुलेखन प्रारंभ हो जाएगा उसके बाद में जो प्रारंभक कारक होता है, आरंभक कारक जो सिग्मा होता है वो आरएनए पॉलीमरेज से हट जाता है। जब यह आरएनए पॉलीमरेज से हट जाएगा तो यह आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? 5' से 3' दिशा के अंदर आरएनए का निर्माण करता रहेगा और ये जब निर्माण करता रहेगा तो आरएनए का लंबा सूत्र है वो 5' से 3' दिशा में बनता रहेगा। मतलब एक लंबी श्रृंखला का निर्माण होगा इस चरण के दौरान। जो दीर्घीकरण है, दीर्घीकरण चरण के दौरान आरएनए का जो सूत्र है वो लंबाई में बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट आता है समापक। अब देखिए अंत में जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उससे समापक कारक रो जुड़ जाता है। कौन सा कारक जुड़ेगा? रो फैक्टर जो कि समापक कारक होता है वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से जुड़ जाएगा। जैसे ही यह आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से जुड़ेगा, जुड़ते ही आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है
वह इस टेम्पलेट रज्जुक से हट जाता है। जैसे ही यह टेम्पलेट रज्जुक से हट जाएगा, अनुलेखन की क्रिया समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से अनुलेखन की क्रिया समाप्त हो जाती है। 3 चरणों के अंदर जो अनुलेखन का प्रोसेस है वो चलता है, या डीएनए से एमआरएनए का निर्माण इन 3 चरणों के अंदर संपन्न होता है। तो देखिए, चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि ये डीएनए का सूत्र है। यहां जैसे आरंभक कारक जुड़ा था और उसके बाद में अनुलेखन का प्रोसेस शुरू हुआ था, अंत में यहां पर ये समापक है। समापक वाले भाग से यहां पर देखिए रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ जाता है। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज से रो फैक्टर जुड़ेगा, ये आरएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट रज्जुक से हट जाएगा। जैसे ये हटेगा तो यह अनुलेखन का प्रोसेस समाप्त हो जाएगा। और इस तरह से देखिए 5' से 3' दिशा में या इस एक सूत्र आरएनए का निर्माण होता है। तो इस तरह से अनुलेखन के प्रोसेस के दौरान बैक्टीरिया के अंदर है वो डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। अब ये प्रोसेस कोशिका के अंदर हुआ। कोशिका के अंदर जैसे ही हुआ तो जीवाणु के अंदर कोई अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज नहीं पाए जाते हैं। एक ही आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है, वो समस्त प्रकार के आरएनए का निर्माण करता है। जैसे ही आरएनए का निर्माण हो जाएगा, आरएनए का निर्माण होने के बाद में यहां जो मटेरियल बना है इसके जस्ट या तुरंत बाद आगे अनुवादन का प्रोसेस शुरू हो जाता है और इस आरएनए से किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इस तरह से जीवाणुओं के अंदर ट्रांसक्रिप्शन के जस्ट बाद ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। लेकिन जो यूकेरियोटिक होते हैं उसके अंदर थोड़ी यहां पर जटिलता पाई जाती है। मतलब यहां पर अलग अलग प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अलग अलग प्रकार के आरएनए का निर्माण करेंगे और उसके बाद में बनने वाला जो आरएनए होता है उसका आगे संसाधन होता है। उसका संसाधन जब होगा या वो रिपेयर होगा या जब वो परिपक्व होगा, तब हम ये कह सकते हैं कि जस्ट बाद तुरंत ट्रांसलेशन शुरू नहीं होता है, क्योंकि इस तरह से जो आरएनए बनेगा उसका बाद में संसाधन किया जाएगा जिसमें थोड़ा बहुत समय लगेगा। प्रोकैरियोटिक जीवों में अनुलेखन के बाद यूकेरियोटिक जीवों में अनुलेखन की यदि बात करते हैं तो प्रोसेस तो वही 3 चरण तो वही पाए जाते हैं, प्रारंभक, दीर्घीकरण और समापक। लेकिन कुछ जटिलताएं पाई जाती है, उन जटिलताओं के बारे में बात करते हैं। यूकेरियोटिक जीवों के अंदर पाई जाने वाली जटिलताएं या यूकेरियोटिक जीवों के अनुलेखन में पाई जाने वाली जटिलताएं। तो देखिए, सबसे पहले यूकेरियोटिक जीवों के अंदर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3 प्रकार के होते हैं, हम पहले बात कर चुके हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरआरएनए निर्माण करेगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सेकंड ये एमआरएनए का निर्माण करेगा और एमआरएनए का निर्माण करेगा उससे पहले पूर्ववर्ती एचएनआरएनए का निर्माण होता है। मतलब यूकेरियोटिक जीवों के अंदर जो एमआरएनए का निर्माण होगा उससे पहले पूर्ववर्ती एचएनआरएनए का निर्माण होता है। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टीआरएनए का निर्माण करता है। तो पहली तो ये जटिलता पाई जाती है जो प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं होती है। तो प्रोकैरियोटिक जीवों के अंदर तो एक ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है और सभी आरएनए का निर्माण करता है। नेक्स्ट उसमें एक प्रोसेस पाया जाता है आच्छादन। ये जो अनुलेखन की प्रोसेस चल रही होती है उस समय होता है आच्छादन या कैपिंग, कैप लगता है या हेड का निर्माण होता है, हेड। अब ये जो हेड है, ये हेड है वो 5' सिरे पर होता है। आच्छादन का जो प्रोसेस होता है, ये आच्छादन है, यह जो प्रोसेस है वो 5' सिरे पर होता है। और यहाँ पर जुड़ते क्या है? यहाँ पर जुड़ता है मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो आरएनए बना है उसके 5' सिरे पर एक मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ता है जिससे इसका हेड बनता है या ऊपर कैप या टोपी का निर्माण होता है। ये अनुलेखन के प्रोसेस के दौरान होता है। और जब अनुलेखन का प्रोसेस समापन की ओर होता है उस समय इस आरएनए में पूंछ का निर्माण होता है जिसको पुच्छन कहा जाता है या टेलिंग कहा जाता है। इस दौरान क्या होगा? आरएनए के 3' सिरे पर, ये कहां पर था? 5' सिरे पर, तो टेलिंग कहां पर होगी? 3' सिरे पर। क्या होगा? 200 से 300 स्वतंत्र एडेनिन समूह जुड़ जाते हैं और किसका निर्माण करते हैं? पूंछ का या टेल का निर्माण करते हैं। इसको पॉली ए टेल कहा जाता है। क्या कहेंगे? पॉली ए टेल। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? पॉली एडिनाइलेशन। यह जो
टेलिंग का प्रोसेस है या टेल भाग जो 3' सिरे पर होता है, इसमें 200 से 300 एडेनिन समूह पाए जाते हैं, टेलिंग का निर्माण होता है, इसको पॉली ए टेल कहा जाता है। इस प्रोसेस को पॉली एडिनाइलेशन कहा जाता है। इसके अलावा देखिए अगली जटिलता ये है कि जो आरएनए बनेगा उसमें व्यक्तिक और अव्यक्तिक खंड पाए जाते हैं। व्यक्तिक का मतलब है ये ये आरएनए के ऐसे खंड है जो आगे जाकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, उनको व्यक्तिक कहा जाएगा। मतलब ये व्यक्त होंगे और प्रोटीन का निर्माण करेंगे, लेकिन बीच बीच में या एकांतर क्रम में अव्यक्तिक भी पाए जाते हैं। अव्यक्तिक का मतलब है ये इस आरएनए के अंदर पाए जाने वाले ऐसे खंड हैं जो बाद में प्रोटीन का निर्माण नहीं करेंगे। इस तरह से जो आरएनए बनता है इसको एचएन आरएनए या विषमांगी केंद्रक आरएनए कहा जाता है। विषम केंद्र की आरएनए इसको कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि इस तरह से ये जो आरएनए बना है इसमें क्या होगा, संसाधन का प्रोसेस होगा। इसमें संसाधन होने से एचएन आरएनए बाद में किसमें बदलेगा, एमआरएनए के अंदर बदलता है। इस तरह से प्राप्त जो एचएन आरएनए होता है उसके अंदर व्यक्तिक और अव्यक्तिक खंड पाए जाते हैं। व्यक्तिक का मतलब आरएनए के ऊपर पाए जाने वाले ऐसे खंड जो व्यक्त होकर प्रोटीन निर्माण का कार्य करते हैं। अव्यक्त का मतलब ऐसे खंड जो व्यक्त नहीं होंगे तो प्रोटीन निर्माण का कार्य नहीं करेंगे। अब एचएन आरएनए के अंदर व्यक्तिक अव्यक्तिक दोनों पाए जाते हैं, इसलिए जो एचएन आरएनए होता है वह प्रोटीन निर्माण का कार्य नहीं कर सकता। मतलब मिक्सअप मामला होता है, इस वजह से यह प्रोटीन निर्माण का कार्य नहीं करता है। तो देखिए जो व्यक्तिक होते हैं इनको एक्सॉन कहा जाता है। ये ऐसे खंड होते हैं जो प्रोटीन निर्माण का कार्य करते हैं। दूसरे अव्यक्तिक जिनको इंट्रोन कहा जाता है, ऐसे खंड होते हैं जो प्रोटीन निर्माण का कार्य नहीं करते हैं। अब एचएन आरएनए प्रोटीन निर्माण का कार्य करे, इसके लिए ये जो अव्यक्तिक खंड होते हैं इनको इसमें से हटाया जाता है। अब इनको हटाने का जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को संबंधन कहा जाता है। क्या कहते हैं, संबंधन या स्प्लाइसिंग कहा जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो एचएन आरएनए है उसमें पाए जाने वाले अव्यक्तिक खंडों को हटाने का जो प्रोसेस है इसको संबंधन या स्प्लाइसिंग कहा जाता है। तो देखिए ये एचएन आरएनए है, एचएन आरएनए के अंदर ये अव्यक्तिक खंड है और ये बीच में पाए जाने वाले व्यक्तिक खंड है। ये एकांतर क्रम में पाए जाते हैं, अव्यक्तिक व्यक्तिक अव्यक्तिक व्यक्तिक अव्यक्तिक व्यक्तिक, एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन, इस रूप में ये पाए जाते हैं। तो देखिए जब ये एचएन आरएनए के अंदर जो अव्यक्तिक खंड होते हैं वो देखिए इस तरह से इनको अलग कर दिया जाता है। जब ये खंड अलग हो जाएंगे तो अब इस आरएनए के अंदर जो खंड बचे हैं वो टोटल कौन से हैं, व्यक्तिक है। व्यक्तिक का मतलब कौन से है, एक्सॉन होते हैं। अब ये जो आरएनए बना है अब इसको हम कहते हैं एमआरएनए। मतलब ये एचएन आरएनए है, एचएन आरएनए में संसाधन का प्रोसेस हुआ, उसकी प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग होने से एचएन आरएनए से क्या बन गया, एमआरएनए बन गया। इसी प्रोसेस के दौरान देखिए 5' सिरे के ऊपर कैपिंग होती है और 3' सिरे के ऊपर टेलिंग होती है। मतलब पुच्छन की क्रिया होती है, पूंछ का निर्माण होता है और 5' सिरे पर कैपिंग, कैपिंग का मतलब है कैप का निर्माण होता है या हेड या शीर्ष भाग का निर्माण होता है। तो हेड या शीर्ष भाग का निर्माण कैसे होता है, यहाँ पर एमजी कैप का निर्माण होता है। एमजी कैप मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ता है, इसको हम एमजी कैप कहते हैं या इसका हेड भाग कहते हैं। और टेलिंग के दौरान क्या होगा, 3' सिरे के ऊपर 200 से 300 स्वतंत्र एडिनिन के अणु जुड़ते हैं। इस प्रोसेस को पॉली एडिनाइलेशन कहा जाता है और ए टेल का निर्माण होता है। ये जो 3' वाला सिरा है इसको ए टेल कहा जाता है और इसको एमजी कैप कहा जाता है। इस तरह से ये आच्छादन और ये पुच्छन साथ के साथ में ये है वो संबंधन या स्प्लाइसिंग का प्रोसेस होता है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि एचएन जो आरएनए है, एचएन आरएनए से क्या बन जाता है, एमआरएनए। इस तरह से एक एमआरएनए के अणु का निर्माण होता है। यह एमआरएनए का जो अणु होता है यह आगे चलकर
प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। प्रोटीन निर्माण का मतलब है अगला जो स्टेप है, अगली जो प्रोसेस है जिसको हम अनुवादन कहते हैं या प्रोटीन निर्माण का कार्य जो है ट्रांसलेशन कहते हैं, उसमें यह एमआरएनए भाग लेता है। तो इस प्रकार देखिए एचएनआरएनए की प्रोसेसिंग होती है और इस प्रोसेसिंग के दौरान क्या होगा, अव्यक्तिक को हटाया जाएगा। अव्यक्तिक मतलब इंट्रॉन को हटा दिया जाता है और जो व्यक्तिक होते हैं इन सबको जोड़ दिया जाता है। जब इन सबको जोड़ दिया जाएगा तो इस प्रोसेस को आरएनए स्प्लाइसिंग या आरएनए संबंधन कहा जाता है। इस प्रकार जो प्राप्त आरएनए होता है इसको एमआरएनए या दूध आरएनए कहा जाता है। इसके अंदर प्रोटीन निर्माण की सूचना निहित होती है। यह एमआरएनए केंद्रक से बाहर निकलकर कोशिका द्रव्य में आता है और प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। जो थर्ड अनुवादन है या ट्रांसलेशन है उस प्रोसेस को एमआरएनए शुरू करता है। अब प्रोटीन निर्माण हम बाद में पढ़ेंगे। तो प्रोटीन निर्माण के अंदर एमआरएनए के अंदर प्रोटीन निर्माण की सूचना पाई जाती है, मतलब किस तरह का प्रोटीन बनाना है उसकी सूचना एमआरएनए के पास होती है। इसलिए प्रोटीन निर्माण के अंदर एमआरएनए जो होता है यह इंपोर्टेंट आरएनए होता है। इसके ऊपर जेनेटिक कोड पाए जाते हैं, आनुवांशिक कोड पाए जाते हैं। हम उनके बारे में अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अब देखिए एक जो समस्या के प्रश्न है या उदाहरण समझ लें कि जो हमने आज बात की डीएनए से आरएनए बनेगा, तो एक ऐसा डीएनए है, डीएनए के अंदर जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है जो 3' है 5' है, इससे बनने वाला आरएनए कैसा होगा। मतलब एक ऐसा डीएनए है जिसका जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड का मतलब है 3' से 5', इस स्ट्रैंड के ऊपर ये नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, तो इससे जो आरएनए बनेगा, इससे जो आरएनए बनेगा वो कैसा बनेगा। तो देखिए हालांकि हमने पहले बात की है कि 3' से 5' जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है इसी के पूरक नाइट्रोजन क्षार आरएनए के अंदर पाए जाते हैं और आरएनए का निर्माण हमेशा 5' से 3' दिशा में होता है। तो देखिए एडेनिन का जो पूरक क्षार है वो थायमिन होता है, जबकि आरएनए के अंदर थायमिन नहीं होता है, इसकी जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है। थायमिन का पूरक एडेनिन, साइटोसिन का पूरक ग्वानिन, ग्वानोसिन का साइटोसिन, ग्वानिन का साइटोसिन, साइटोसिन का ग्वानिन, थायमिन का एडेनिन, थायमिन का एडेनिन, एडेनिन का यूरेसिल, एडेनिन का यूरेसिल, थायमिन का एडेनिन, ग्वानिन का साइटोसिन और साइटोसिन का ग्वानिन। इस तरह से बनने वाले आरएनए के अंदर ये नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। इस तरह से यदि हमें किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमें ये जो बनने वाला आरएनए है उसके अंदर कौन से नाइट्रोजन क्षार पाए जाएंगे ये हम बता सकते हैं। यहाँ पर ये टेम्पलेट स्ट्रैंड दिया है, यदि यहाँ पर कोडिंग स्ट्रैंड दिया जाए तो भी हमारे पास उसका आंसर होना चाहिए। यदि कोडिंग या कूट लेखन जो रज्जुक होगा तो उसमें हमें नाइट्रोजन क्षार चेंज नहीं करने हैं, ओनली सेम टू सेम आएंगे। ओनली थायमिन के स्थान पर क्या आएगा, यूरेसिल आएगा। इतना ही इसमें अंतर पाया जाता है। तो इस तरह से हमने आज की इस क्लास के अंदर अनुलेखन को बहुत ही डीपली समझने का प्रयास किया। अनुलेखन क्या है, अनुलेखन की इकाई, अनुलेखन का जो प्रोसेस, अनुलेखन के अंदर कौन कौन से घटक पाए जाते हैं उनके बारे में बात की। उसके बाद हमने प्रोकैरियोटिक जीवाणु के अंदर अनुलेखन का प्रोसेस समझा। उसके बाद में यूकैरियोटिक के अंदर अनुलेखन का प्रोसेस समझा, उसमें कौन कौन सी जटिलताएं पाई जाती है उनको हमने अलग से पढ़ने का प्रयास किया। और उसके बाद में जो जो जटिलताएं हैं उसमें भी छोटे छोटे कई इंपॉर्टेंट प्रश्न बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से हमने पढ़ने का प्रयास किया। और अंत में हमने एक ऐसा प्रश्न भी लिया कि ऐसा डीएनए है तो उस डीएनए से आरएनए है वो कैसे बनता है, या एचएनआरएनए से एमआरएनए कैसे बनता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। एटीएल क्या है और एमजीके क्या है। हम छोटे बड़े हमने कई प्रश्नों को इसमें आज समाहित करने का प्रयास किया। तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो है वो बहुत ही अच्छा आपके लिए साबित होगा। कई छोटे बड़े प्रश्न इसमें से आपको मिलने वाले हैं। छोटे छोटे प्रश्नों को आप रटे नहीं बल्कि समझने का प्रयास करें। यदि आपने इस तरह से इसको समझा है तो कैसा भी प्रश्न आपको पूछा जाए आप धड़ाम से उसका उत्तर दे सकते हैं। तो इस तरह से आज के वीडियो में बस इतना ही। और
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए बिंदु के साथ, और इसके बाद में जो ट्रांसलेशन वाला जो बिंदु है हम उसके ऊपर बात करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।